तो देखिए, आप ना पूरे मंच में इस वक्त नारी शक्ति देख रहे होंगे। एक शक्ति जिन्होंने अनाउंस किया, बाकी ये 3 शक्तियां, और मैं भी अपने आप को शक्ति ही मान रही हूँ। 3 शक्तियां हमारे साथ बैठी हैं और हमारे सेशन का नाम है कविता में स्त्री, बदलते समय की आवाज। तो स्त्रियों की सिचुएशन शायद जो स्त्रियां हैं वो बखूबी बता सकती हैं, और इसीलिए ये महिलाएं जो अपने स्ट्रगल, अपने अनुभव को कलमों के माध्यम से रच रही हैं, लिख रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि अल्फाज जो इन्होंने सजाए हैं, मेरे तो कम ही पड़ेंगे, मैं यहीं से शुरू करती हूं मैम। तो मैं सुमन जी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कविता के साथ ही मैम, क्योंकि यहाँ जितने हमारे दर्शक हैं ना वो इसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैम, नारी की आवाज कोई नहीं दबा सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा अर्पिता कि नारी की आवाज कोई नहीं दबा सकता। और बदलते स्वर की बात है तो मैं अपनी कविता शुरू ही करती हूँ नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, और ये कहते हुए कि कोई भले ही कहे कि स्त्रियां घर बनाती हैं लेकिन घर उनका नहीं होता, अंततः निष्कासित वही होती है कि अगर कभी जरूरत पड़े। और मैं कहती हूँ कि स्त्री ने घर बनाया बड़े शान से, ऐन सूरज की नाक के नीचे। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी बदलती जो स्त्री की का जो स्वरूप है, उसको देखें। रेगिस्तान की तपती रेत में अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रख, हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना लिया। ये घर भी हो सकता है, और बांग्ला में तो इसे संसार भी कहते हैं। मैं इसे पूरे ब्रह्मांड और उससे भी आगे की चीज की तरह देखती हूँ। और अब अगली कविता। मनुष्य को और खास तौर से औरत को देखने के लिए उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर उतरना और उसको पूर्व उसके पूरे रूप को देखना बड़ा जरूरी होता है। लोग मोनालिसा की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ मोनालिसा की आंखें। मुस्कान है लेकिन आंखें। क्या था उस दृष्टि में, उस मुस्कान में कि मन बंद कर रह गया। क्या था उस दृष्टि में, उस मुस्कान में कि मन बंद कर रह गया। वह जो बूंद छिपी थी आंख की कोर में, उसी में तिरकर जा पहुंची थी मन की अतल गहराइयों में, जहां एक आत्मा हतप्रभ थी। जहां एक आत्मा हतप्रभ थी, प्रलोभन से, पीड़ा से, ईर्ष्या से, द्वंद्व से। वह जो नामालूम सी जरा सी तिर्यक, वह जो नामालूम सी जरा सी तिर्यक मुस्कान देखते हो ना मोनालिसा के चेहरे पर, वह एक कहानी है औरत को मिथक में बदले जाने की कहानी। हम मोनालिसा की मुस्कान देखते हैं, उस हृदय में क्या था उसको देखना बहुत बहुत जरूरी है। मेरी तीसरी कविता एक अलग स्वर लिए हुए है। इस कविता का शीर्षक है बेटी। पिता का हाथ पकड़ के चलती बेटी, पिता के कद की ऊंचाई और कदमों की मजबूती महसूसती, अपनी रीढ़ सीधी कर कदम साधती है। पिता का हाथ पकड़ के चलती बेटी, पिता के कद की ऊंचाई और कदमों की मजबूती महसूसती, अपनी रीढ़ सीधी कर कदम साधती है। कहीं पीछे ना छूट जाए, इस डर से चाल तेज करती, लगभग दौड़ती चलती है, पिता के कदमों से कदम मिला के। क्या बात, तालियां आप लोग। मतलब अचानक पिता बेटी को खुद से 2 कदम आगे पाते हैं। अचानक पिता बेटी को
खुद से 2 कदम आगे पाते हैं। अपनी उंगलियों पर नन्हे हाथों का दबाव महसूस करते वे खिंचते चले जाते हैं बेटी के पीछे। चांद आगे भागता है, बेटी पीछे, और पिता कदम से कदम मिलाने की होड़ में कुछ कांपते, कुछ खींचते, कुछ मन ही मन मुस्काते। क्या बात। ये जो चौथी कविता है, ये पूरी कविता नहीं है, इसका कुछ हिस्सा है, और ये मैं खास तौर से इसलिए सुनाने जा रही हूँ क्योंकि ये कविता है बांग्लादेशी ब्लॉगर अभिजीत के ऊपर लिखी थी मैंने। पिरामिडों की तहों में मेरा एक संकलन है, उसमें ये संकलित है। और शेख हसीना को हम देख ही रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जब कविता लिखी गई थी करीब 2017-18 में, तब इस ब्लॉगर को, क्योंकि इसने धार्मिक उन्माद और कट्टरता के लिए युद्ध किया था और उसके खिलाफ लिखा था, तो इसको इसकी पत्नी के सामने मार दिया गया था बांग्लादेश में। कुछ हिस्सा है। ओ अविजित, तुमने तर्क जारी रखा कि तुम नहीं मानते किसी देवी देवता को, कि तुम्हें खुद पर भरोसा है और आस्था है मनुष्य की चेतना पर, कि भय के कोख से उपजता है भय, विवेक विश्वास का जनक है और तर्क उसका सहोदर, कि तुम तिर जाओगे यह भवसागर विवेक की डोंगी पर तर्क के पतवार से। सच कहा था तुमने अविजित कि भय के नींव पर बनी प्रीति की दीवार भरभरा ही जाती है तर्क के प्रहार से। तुम्हारे खून की एक एक बूंद, तुम्हारे खून की एक एक बूंद मांगती है हमसे हिसाब, हमारी प्रार्थनाओं की निरर्थकता का हमारे देवताओं से। आज तुम एक सवाल हो अविजित, आज तुम एक सवाल हो, एक अनसुलझा सवाल, भय की नींव पर टिकी किसी भी आस्था पर टंगा एक रक्त रंजित सवाल, ओ अविजित। अब मैं महाभारत की भूमि में विचरण करने जा रही हूँ। मेरी शकुंतला रोती गिड़गिड़ाती नहीं है, वह कुछ कहती है जिसे सुना जाना बहुत जरूरी है कि शकुंतला ने यही कहा था महाभारत में भी। इतना याद नहीं, सुनो, इतना याद नहीं कि क्रोध दुर्वासा का था या राजा का, पर विरह की आग से ज्यादा तीखी थी अपमान की ज्वाला। क्रोध, इतना याद नहीं कि क्रोध दुर्वासा का था या राजा का, पर विरह की आग से ज्यादा तीखी थी अपमान की ज्वाला। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री तापसी बनी खड़ी थी दरबार में। यह तो पिता कण्व की शिक्षा थी कि अपमान सहते चुप न रहूं। यह तो पिता कण्व की शिक्षा थी कि अपमान सहते चुप न रहूं, सिर ऊंचा रखूं और सत्य से ना डिगूं। तो सखी, वह अंगूठी न थी जिससे मैं पहचानी गई, वह अंगूठी न थी जिससे मैं पहचानी गई, वह ज्ञान और मान की शक्ति थी जिससे मैं जानी गई। भरत की माँ शकुंतला यह बात बहुत शान से कहती है कि वह ज्ञान और मान की शक्ति थी जिससे मैं जानी गई। अब एक कविता सावित्री पर है। सावित्री को सुनकर के बिल्कुल वो मत कहिए, सोचिएगा कि बस लिजलिजी सी कोई स्त्री। महाभारत की सावित्री बहुत तेजस्विनी है और मैं उस सावित्री को का सम्मान करती हूँ और उस पर रचना करती हूँ। कविता का शीर्षक है सावित्र कहलाएंगे वे, और यह यम और सावित्री का संवाद है। यम ही बोलते हैं ज्यादा यहाँ, क्योंकि सावित्री अपनी बात कह चुकी है। सुनो सावित्री,
सुनो सावित्री, वह जो वीर्य को प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती है। वह जो वीर्य को धारण कर प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती है। अनिंदिते, पृथ्वी से यमलोक तक की ऐसी यात्रा अकल्पनीय रही मेरे लिए। मेरी छाया भर से कांपता प्राणी मृत्यु से पहले ही प्राण त्याग देता है। कौन कह पाता है 7 कदम चलकर मित्र हुए हम, हे वैवस्वत। सावित्री ने चल करके, जब यम ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा ना, अब हम मित्र हैं, मुझसे ज्ञान की बात करो। 7 कदम चलकर मित्र हुए हम, हे वैवस्वत। रात के घोर अंधकार को चीरती सूर्य की पहली किरण सी, हे कल्याणी कुल नंदिनी, तारोगी तुम पति और पिता के कुलों को। भविष्य तुम्हारे ही नाम से जानेगा तुम्हारी संतानों को, सावित्र कहलाएंगे वे, सावित्र कहलाएंगे वे। और अब इस आज तक के को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी यहाँ पर ये एक अंतिम कविता पढ़ती हूँ। एक तरह से ये मेरा वसीयतनामा भी है, मेरी इच्छा भी। मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर, मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर, भले ही रहूं फूल राख की तरह इसी मिट्टी में हिलमिल। क्या बात। या फिर अधजली अंतड़ी के किसी कोने में दबे बीज से उग आऊं पौधा बनकर, यहीं के हवा पानी धूप से पलते बढ़ते पेड़ हो जाऊं, अनेक फूलों फलों बीजों वाला। पर हाँ, मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर। किंतु सुनो, ये सच है कि मैं रहूंगी इसी धरती पर, लेकिन कुछ शर्तें भी तो होती है ना। किंतु सुनो, मैं लिंग नाम वर्ण धर्म से परे सत्य करुणा अहिंसा को बीज रूप में अपने भीतर समेटे, हथेली की ऊष्मा और आंख की नमी लिए एक विचार की तरह रहना चाहती हूँ। इस पृथ्वी के अंतिम मनुष्य तक एक विचार की तरह रहना चाहती हूँ। पृथ्वी के अंतिम मनुष्य के तक मैं रहूंगी यहीं इसी धरती पर। बहुत आभार। मैम एक छोटा सा सफर भी मैं जानना चाहूंगी आपका, कैसे आपको इस पे रुचि आई और एक महिला के लिए कितना चैलेंजिंग है। आप क्योंकि कहते हैं ना, अरे तुम सिलाई सीख लो, बुनाई सीख लो, कविता करोगी, ये सब आपको भी सुनने मिला? नहीं, मैं बहुत इसमें बड़ा सौभाग्यवती रही। मैं सिलाई बुनाई तो जरूर सीखने को कहा गया, खाना बनाना भी सीखने को कहा गया, पढ़ने लिखने को सबसे ज्यादा कहा गया। असल में मैं इसके बारे में एक आपको बात कहूँ, कविता मैंने कैसे लिखी। मैंने ठान लिया है कि मैं वो सब करूंगी जो मैंने मान लिया था कि मैं कर नहीं सकती, मसलन कविता करना। मुझे लगता था कि मैं कविता लिख नहीं सकती और इसीलिए मैंने ठान लिया। अब आप लोग तय करें कि मैंने जो सुनाया वो कविता थी। तालियों के साथ बताइए। सविता जी, आपका सफर कैसा रहा, उसके साथ फिर आपकी कविता पे शुरू आए। जी, मेरा सफर कैसा रहा? मुश्किल। कविता लिखना किसी भी तरह से रोमांटिक काम नहीं है। कविता जिंदगी के कई रहस्यों को उजागर करने के लिए आपके पास आती है, और वैसी कविताएं सफल होती हैं जो उन बातों को कह देती हैं। कविता से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते।
क्योंकि वो एक दर्पण है, आप उससे छिपाएंगे तो वो आपको प्रतिबिंब में दिखा देगी कि क्या छुपाया जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर कर्म है, और मेरे लिए तो इसलिए भी संघर्ष बड़ा था क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा एकेडमिक जीवन है, और उसके साथ संघर्ष करके मुझे इस जगह पे आके खड़ा होना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जिस दुनिया में मैं एकेडमिकली बड़ी हुई, फिलॉसफी, थियोरी वगैरह वगैरह, अब उसमें ही इसका रिकग्निशन हो गया है, विच इज़ वंडरफुल। क्योंकि ऐसा अब माना जा रहा है जिस समय में हम हैं कि जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो पोइट्री हो सकती है। क्योंकि काफ़ी समय से आप सुनती आई होंगी कि अभी खालिद साहब बातचीत करके गए, बहुत अच्छी लगी उनकी बातचीत, कि जो नॉवल है, उपन्यास, वो यूरोप की आत्मा की जैसे आवाज़ बन के उभरी। जैसे जैसे वहाँ का पूंजीवाद बढ़ता गया, उसको नैरेटिव चाहिए था, उसको पोइट्री नहीं चाहिए थी। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं, और स्त्री की कविता तो इस समय को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे मुफीद चीज़ है। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि ये जो कठिन संघर्ष इंटेलेक्चुअल ही रहा, वो अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो खुशी है इस बात की। मैम कविता, तो मैं अपने को स्त्री कवि नहीं कहती, मैं अपने को स्त्रीवादी कवि कहती हूँ। तो इसमें फ़र्क है ज़रा, है ना। तो ऐसी थोड़ी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं मेरी कविताओं में। ऐसी बातें हैं जिसमें एक प्रतिरोध है, जिसमें पितृसत्ता के साथ आराम से रहने और उसके साथ चले जाने की कोई ऐसी मंशा इसमें नहीं दिखती है। हर पग पर दिखता है कि एक नई बात कहनी है, कुछ एक नई राह लेनी है। तो मेरी ये कविता बहुत प्रसिद्ध है, मैं किसकी औरत हूँ, वो नेट पे हर जगह है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। आज मैं उसी तरह की एक कविता पढ़ रही हूँ, मैं कथा कहूँगी। स्त्रियों के बारे में तो पता ही नहीं है लोगों को, वो सिर्फ माँ, बहन, ऐसे वैसे उसी तरह से जानी जाती हैं। कुछ हाल तक तो वो उसकी बहू और उसकी माँ और उसकी पत्नी यही मानी जाती थी, उसका नाम तक लोग भूल जाते थे। जैसे आज मुझे अपनी नानी का ही नाम याद नहीं है, एकदम डिप्रेसिंग बात है ये। एनीवे, तो ये कविता है, मैं कथा कहूंगी। स्त्रियों, बार बार मैं तुम्हारी कथा कहूंगी, उतरूंगी जीवन की अंधेरी खोह में, दूर तक बढ़ूंगी, पहुंचूंगी वहां जहां तक थोड़ी भी रोशनी बाकी होगी। देखूंगी तुम्हारे प्राचीन चेहरे जो अब तक दस्तावेजों की तरह सुरक्षित होंगे वहां, उनसे ही जान लूंगी तुम्हारा हाल, और यह भी समझ लूंगी कि बहुत फर्क नहीं है एक दूसरे के हालचाल में। अब भी दुख में वही स्थिर ललाट है, मोमबत्तियों से जलती हैं अब वैसे ही आंखें, जिन्होंने देखे न जाने कितने षड्यंत्र, झूठ और अनाचार तमाम सभ्यताओं में। जिम्मेदारियों और बेतहाशा श्रम से झुकी वही पीठ, और शर्म में गड़ी वही गर्दन, अस्त व्यस्त वैसे ही केश, जिन्हें बांधने का स्वांग हर सदी में हमने किया। होठ पर मृत पड़े जीवन के वही पुराने गीत, जिन्हें एक समय हम सब ने झूम झूम कर गाया था, विश्व में जब बहुत कुछ हमारा था। स्त्रियों, तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस सदी और जिस देश में, तुम्हें अपने पूर्व जन्म से मैं कविता में पालूंगी। क्योंकि बार बार मैं ही थी जन्म लेती बनकर, कभी मीरा, राबिया, एमिली, सिमोन, अख्मतोबा, कभी। पुनर्जन्म की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है कि हम बार बार अपने को पालें, खो जाने के बावजूद, एक सदी से दूसरी सदी में, एक देश से दूसरे देश में, और अपने होने की इस लंबी त्रासद कथा को कहकर बार बार किसी सुंदर मोड़ तक पहुंचाएं। ये सब पुराने
2 संग्रहों की कविताएं हैं। अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी। उसका एक रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन आया था वाणी से, उसी से पढ़ रही हूँ। एक कविता है रात, नींद, सपने और स्त्री। ये कविता मेरी कविता के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सारे मेटाफर्स, रात, नींद, स्त्री, सपने, ये सभी कुछ विस्तृत होते चले गए हैं। और हमारा जो हाल में अभी संग्रह आया है, प्रेम भी एक यातना है, उसके पहले एक आया नदी, वासना एक नदी का नाम है। उन सब में आप पाएंगे कि इसका और भी इसकी गहराई, अपनी गहराई बनी है और एक प्रवाह, एक रफ्तार भी। रात, नींद, सपने और स्त्री। नींद में ही छिपा है स्त्री होने का स्पर्श, जिसे महसूस करती है रात, और जो छाई रहती है इस पृथ्वी पर, वह इसी स्पर्श की छाया है। जिसके नीचे नींबू के फूल खिलते हैं, चंपा की कलियां जन्म लेती हैं। नींद में है कहीं सौंदर्य जिससे जुड़ी है स्त्री, पनपाती मृत्यु, ग्रस्ती हिंसक पुरुषार्थ को, गिराती साहसी और बलवान को, राज्य करती फिर एकाग्र भाव से सब पर। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य। रात में नींद है स्त्री, दिन में सौंदर्य। नींद में जागती है रात, और इस रात में देखती है स्त्री आदिम अनुभूतियों पर थिरकते अपने होने के कामुक स्वप्न। एक कविता है मनोकामनाओं जैसी स्त्रियां। ख्याल है इस बात का कि अब और आगे बढ़ी तो खाई है, हटी पीछे तो है आग, खड़ी रही तो मूर्छा है गिराने के लिए। ख्याल है इस कि जिस जगह टिके हैं पांव, वह भी खिसकने वाली है। उसमें भी एक अजीब ताप है जो जलाता है आत्मा को। जगह बदलने की बात हो तो जगह से जगह बदल लूं, लेकिन यहाँ तो आसमान में ताकते बीते हैं बरस, देखते हुए अंधकार और प्रकाश के खेल, मेल जोल उनके। और अब एक आदत सी पड़ गई है सितारों की रची रचाई दुनिया को देखने की, चाहने की वह सीढ़ी जिससे पहुंचूं उन तक। बसने उन्हीं के बीच मैं पहचानती हूँ आखिर वह झुरमुट, जिसमें मैंने भी चुना है अपना एक कोना, जहाँ जाकर ठहरती हैं पृथ्वी से लौटी उन्मुक्त हवाएं, ऋतुएं जहाँ जाकर सोचती हैं अपना होना। ख्याल है कि पहुँचूं वहाँ जहाँ पहले से ही एकत्र हैं ढेर सारी मनोकामनाओं जैसी सुंदर और खुश स्त्रियां। स्त्री अपना सौंदर्य अपने समाज में नहीं देख पाती, क्योंकि ये समाज उसको कुरूप बनाता है, उसकी शक्तियों को क्षीण करता है। तो वो अपना सौंदर्य आसमान में देखती है। गहरी काली रात सोई है उदिता जैसी, खोले अपने कपड़े अपने बाल बिस्तर में अकेली। मन में है न उसके कोई उलझन, कोई विषाद या फिर चाह। सो चुकी है रात पूरी एक नींद, खोल चुकी है आँख। बाहर सुंदर लाल गोला सूरज का निकल चुका है। बाहों को हवा में ऊपर उठा लेती हुई सुखद एक अंगड़ाई, बदन को करती हुई सीधा अपने कपड़े पहन रही उदिता। सामने नीला आकाश बना है, देखो कितना बड़ा दर्पण, देखने के लिए उसे उसका अपना यह सौंदर्य। नए संग्रह से एक दो कविताएं पढ़ती हूँ। इधर मेरी कविताओं में प्रकृति मेरी ही तरह उपस्थित है, और स्त्री का वास्तव प्रेम प्रकृति से ही है, जो वाकई उसको खुद से ही होना चाहिए।
जो वो नहीं कर पाती क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये कविता है मनोरम। वह स्त्री अपने मनोरम होने के सत्य को जानती थी। ढेर सारी और भी बातों को वह जानती रही है। उसने झरनों, पहाड़ों और चिड़ियों के बारे में बहुत बहुत सोचा। घास की सिहरती देह के बारे में उसके पास विरल ज्ञान है, अनुभव और सिद्धांत भी। वह बता सकती है कई तरह की सिहरनों के बारे में, और यदि वह घास के बारे में हो तो उसका ज्ञान और गहरा मालूम पड़ता है। कई बार वह घास और हवा के संबंध के बारे में अलग से बातें करती है, और हवा तो खैर उसके भीतर ही रहती है। उसने एक बार यह बात बताई थी, हवा मनुष्य से अधिक दूसरे प्राणियों के लिए सहिष्णु है, और पेड़, पत्तों और घास जैसी मामूली सब चीज़ों के लिए बड़ा सत्य। यह अक्सर वह कहती पाई गई है। स्त्री फिर भी अपने होने के सत्य को लेकर ज्यादा आश्चर्य से भरी रहती है। उसका अपना मनोरम होना उसे खुद पर बहुत रिझाता है। वह सोई नहीं एक रात जब उसने अपनी इस बात का विश्वास किया। वह प्रफुल्लित रही, किसी का इंतजार नहीं किया, किसी की राय नहीं चाहिए। वह जगी सुबह और आईने में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई और कहा, सुंदर, मनोरम। कितना समय है? उसी से मिलती जुलती एक कविता है संपदा। अक्सर दुनिया भर के सबसे गरीब लोग औरतें हैं। अगर आप डेटा भी उठा के देखें तो दुनिया में मनुष्यों की इस प्रजाति में सबसे गरीब उप प्रजाति स्त्रियों की है, जबकि वह सबसे ज्यादा संपन्न है। वह जननी है, वो सबकी रचना करती है, वो सृष्टि है। तो इस सब का भान अब हो रहा है और इस पर मैं लिख रही हूं। कविता है संपदा। कैसे इस वाक्य पर न मरूं, कैसे इस वाक्य पर न मरूं, उस भाषा पर निछावर न हो जाऊं जिसमें एक स्त्री सृष्टि को देखती है एक विशाल पक्षी की तरह, अपने पंखों को खोलते बंद करते, जिसमें वह पाती है इसकी सबसे सुंदर रचना। उसके मन के अलावा, अपने मन के अलावा वह देखती है अपनी देह की संपदा, अपने उभरे स्तन, अपनी सुंदर बाहें, लंबे काले केश वह देखती है जिससे जन्म लेती हैं कितनी सृष्टियां। अपनी योनि वह देखती है विराजती योगिनियों को, कितने ही भैरवों को उन्मत्त नृत्य करते हुए आसपास। कैसे न निछावर हों उस खुद पर जिसका रक्त दौड़ता है मुझ में। मेरी नसें उमड़ी नदी सी बेतवा अलकनंदा का प्रतिरूप जान पड़ती हैं। मैं समूचे आकाश में खुद को फैला पाती हूँ, सारी धरती को खुद में धड़कती हुई। हवा को संभोग रख पाती हूँ जंगल में, फूलों पर थिरकते भंवरों के रहस्य को समझ पाती हूँ। मैं स्त्री हूँ या कि सृष्टि, क्यों यह एक भेद भीतर रखती हूँ। देखती हूँ खुद को खुलती हुई, खुद को बंद होती हुई देखती हूँ। मैं कब से सुंदर थी, इस पर सोचती हूँ। मैंने अपनी बेटियों पर भी कई कविताएं लिखी हैं और मुझे मज़ीद इतनी खुशी है कि मेरी 2 बेटियां हैं और वो बड़ी होकर बुद्धि संपन्न और जीवन को समझने वाली समझदार लड़कियां बनी हैं। तारों की बातें मेधा और दिव्या के लिए। तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मेरे पास अपने होने का यथार्थ भर है, उसका बोध दे सकती हूँ। एक माँ अपनी बेटियों को इससे अधिक और क्या दे सकती है। क्या कहा तुम दोनों ने, यही चाहिए तुम्हें, स्त्री होने का वैभव। फिर तो इस नफरत भरे संसार में जी लोगी तुम दीप्तिक जीवन, लिख लोगी अपनी कविताएं,
अपनी चित्रकला साध लोगी तुम्हारे आसपास हमेशा रहा करेंगे पेड़, एक महुए का जंगल तुम्हारे प्रेम में गिराएगा अपने फल फूल। उसकी महक से गुंजार होता रहेगा तुम्हारा दिन और रात। तुम्हारे जीवन में आएंगे वे लोग जिन्हें प्यार करना आता होगा, तुम्हें जानने सुनने को उत्सुक होंगे वो, कि बेतुकी हिंसा से बच जाओगी तुम, रचोगी प्रेम और भाषा का नया संसार भी। तुम्हें क्या दे सकती है तुम्हारी माँ? अपने आंसू नहीं, नहीं ही अपने हास, गहने कपड़े लत्ते नहीं। तुम्हें तारों से भरी एक रात दे सकती है और वे सारी बातें जो उनसे की गईं। ठीक है मैम, अब मैं आगे बढ़ूं, अनामिका जी को भी कुछ वक्त। शुक्रिया। लेकिन ऐसा क्यों है? आपकी कविताओं में बहुत दर्द दिखता है मुझे, आपकी कविताओं में एक विद्रोह दिखता है मुझे, उसकी कोई खास वजह है? ये स्त्रीवादी समझ से चीज़ें हासिल होती हैं। क्रोध भी जायज़ है, हमारे स्त्री के क्रोध से बहुत सारे अत्याचार रुक सकते हैं। और दर्द इसलिए कि दर्द जीवन में है ही। बुद्ध ने ये कहा ही था, स्त्री का मतलब ही है दुख। तो बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है, उसको मेरे बर्दाश्त सवाल करना पूछने पड़ता का है। ये बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था कि आपकी आंखें नम हो, इसके लिए मैं जरूर माफी मांगूंगी। नहीं नहीं, मेरी आंखें नम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अपने ऑडियंस को क्या कहूँ। किसी भी स्त्री से जाके पूछो, अगर रत्ती भर भी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, और दलित औरतों के बारे में तो मैं और भी कहूंगी, रत्ती भर भी दर्द कम नहीं मिलेगा एक दूसरे से। सबके जीवन में हम बढ़ते ही हैं दुखों से, हम दुख हमें पालता है, इसलिए वो कविताओं में है। शुक्रिया। अनामिका जी। मैं 2 छोटी कविताओं से शुरू करती हूँ जी। पहली कविता का शीर्षक है स्त्री कवियों की जहालतें। कविता भी तो स्त्री ही है, कम जगह घेरती है, कम बोलती है, जो बोलती है इशारों में, आंखें झुकाए, बुद्धिमान को इशारा काफी मानती हुई। बुद्धिमान लेकिन जल्दी में है, उनको अच्छी लगती है उसकी मिष्टी मिष्टी सी मिस्टीक। चलते चलते एक फूल थमा देते हैं, पर उनकी सुनते नहीं वे कभी। सुनते भी हैं तो समझते नहीं। सब उसके प्रेमी हैं और दोस्त कोई नहीं। दूर तलक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बस एक खारा समंदर है, एक नैया बह रही है अकेली, अपने अनंत की तरफ पाल खोले हुई। तुमने सिलाई कढ़ाई की बात पूछी थी जी। उस पर एक छोटा सा बंद सुनाती हूँ। जो बातें मुझको चुभ जाती हैं, मैं उसकी सुई बना लेती हूँ। क्या बात है। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने काढ़े हैं फूल सभी धरती पर। आकाश के ये सितारे, धरती के सारे नजारे, कढ़वाए थे मुझसे ही उस खुदा ने। मेरा पुराना मेहरबान है वो खुदा, बाकी तो सब बाल बुतरू हैं। उनकी मैं चिल्लपोन कान नहीं धरती, रहती हूँ मस्त और किसी से नहीं डरती। मैं अक्सर मेरे माता पिता जो मेरे छात्रों के हैं, ओम जी, वो छात्राओं के माता पिता वो अक्सर कहते हैं कि मेरी बच्चियां शादी नहीं करना चाहती, शादी के नाम से बहुत डरती हैं। तो एक बार मैंने वर्किंग
विमेंस हॉस्टल में रहने वाली अपनी एक छात्रा से बात की। मैं वर्किंग विमेंस हॉस्टल गई और वहां मैंने उनकी तरफ से जो लिखा वो नवल पुरुषों को निवेदित है। अनब्याही औरतें। मायरी मैं कासे कहूं पीर अपने जिया की मायरी, जब भी सुनती हूं मैं गीत आपका मीराबाई, सोच में पड़ जाती हूं वो क्या था जो मां से भी आपको कहते नहीं बनता था। हालांकि संबोधन गीतों का अक्सर वह होती थी। वर्किंग विमेंस हॉस्टल के पिछवाड़े का ढाबा, 10 बरस का छोटू प्यालियां धोता चमकाता, जाने क्या सोचकर उस खटारा टेप पर बार बार यही वाला गीत आपका बजाता है। लक्षण तो है उसमें, क्या वह भी मनमोहन पुरुष बनेगा? किसी नई मीरा का मंचीता, अड़ियल नहीं जरा मीठा। वर्किंग विमेंस हॉस्टल की हम सब औरतें ढूंढती ही रह गईं कोई ऐसा जिसे देख मन में जगे प्रेम का हौसला। लोग मिले पर कैसे कैसे, ज्ञानी नहीं पंडिताऊ, वफादार नहीं दुम हिलाऊ, साहसी नहीं केवल झगड़ालू, दृढ़ प्रतिज्ञ कहाँ सिर्फ जिद्दी, प्रभावी नहीं सिर्फ हावी, दोस्त नहीं मालिक, सामाजिक नहीं सिर्फ एकांत भीरू, धार्मिक नहीं केवल कट्टर। कटकटाकर हरदम ही पड़े रहते थे वे अपने उन प्रतिपक्षियों पर, प्रतिपक्षी जो आखिर पक्षी ही थे। उनसे ही थे उनके नुचे हुए पंख और चोंच घायल। ऐसों से क्या खाकर हम करते प्यार, सो अपनी वरमाला अपनी ही चोटी में गूंथी और कहा खुद से, एको हम बहुश्याम, वो देखो वो प्याले धोता वो नन्हा घनश्याम। आत्मा की कोख भी एक होती है ना? तो धारण करते हैं इस नई सृष्टि की, एक नई सृष्टि की हम कल्पना, जहां ज्ञान संज्ञान हुआ करे, साहस सद्भावना। आपने बदलती हुई स्त्रियों की बात की। आप अक्सर देखेंगी कहीं भी यात्रा पर स्त्रियां जाती हैं तो बार बार घर फोन करती हैं। इस प्रसंग पर एक कविता है, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास। वह होटल के कमरे में दाखिल हुई। अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कमरे में अंधियारा था, घुप अंधेरा था कुएं का उसके भीतर भी। सारी दीवारें टटोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था। पूरा खुला था दरवाजा, बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बेरा तो आर्त भाव से उसे देखा। उसने उलझल समझी, बाहर खड़े ही खड़े दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्रदल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डल्लब पर लेटी चटाई चुभी घर की, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मटरदाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। सबसे पहले फिर अपनी सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा,
हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँघ गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियां अलग अलग उसने कहीं, ऑफिस में खिन्न बैठ अंट शंट सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबां से उसने तीन तीन लोगों से कैसे ये कहा, सबसे ज्यादा तुम हो प्यारे। यह तो सरासर है धोखा, सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। एकदम नई कविता। स्त्रियां अब सिर्फ घरेलू प्रसंगों पर नहीं छोड़ती हैं, सोचती हैं ये जो युद्ध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आतंक हो रहे हैं, आतंक की इतनी वारदातें हो रही हैं, उसका मन पे क्या होता है प्रभाव। ये मैंने महाभारत की कथा नहीं है, लेकिन महाभारत के एक प्रसंग पर कथा है जो मेरे बाबा ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मैं उसके साक्ष्य से स्त्रियों की बातपन की कहती हूँ। शांति पाठ होता है जिसमें बार बार कहते हैं शांति शांति शांति, वहां से टेक ऑफ है। इसका शीर्षक है शांति। शांति 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 3 बार कहते हैं सब वेद पाठी। न्यायमूर्ति सारे 3 बार कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जैसे कि उनको पता हो ये पहले से एक बार में कोई बात नहीं मानने वाला। किस चिड़िया का नाम है शांति? जैतून की डाली चोंच में दबाए उड़ने को तैयार वह फाख्ता या कबूतर, यूएनओ की उदास आंखें जिसे देखती हैं कुछ हतप्रभ सी। मेरे लिए तो वह गर्भवती शार्दूल चिड़िया है जो कि कुरुक्षेत्र के ऊपर उड़ती चली जा रही थी। आर्तनाद भीषण उठा जो कहीं से, वह कांपी और गर्भ गिर गया। हवा में गुड़ुप गिर गए 4 अंडे रक्त कीच में नीचे। ठीक उसी क्षण किसी बाण की चोट से टूटकर कीच पर एक गजघंट गिरा, ऐसे अंडों का वह बन गया एक सुरक्षा कवच। रक्त कीच की ऊष्मा ही उन अंडों को सेती गई तब तक जब तक कि युद्ध चला। युद्ध जब समाप्त हो गया, फैल गया मरघट का सन्नाटा कुरुक्षेत्र पर। अपने कुन शिष्यों के साथ वहां से गुजरे ऋषि कोई। रक्त कीच के ऊपर गजघंट औधा पड़ा था जो, उससे आवाज आ रही थी ये कैसी, टुन टुन टन टन जैसे अनहद की। लेकिन ये अनहद नहीं था, आघात इसमें शामिल था, छटपटाहट शामिल थी नन्हे डैनों की, जो आ गए थे अब अंडों के बाहर। घोर आश्चर्य हुआ उनको, गजघंट जो उठाया, शार्दूल शावक वे 4 उड़े चारों दिशाओं में। बाबा ने यह कथा सुनाई थी मुझको धुर बचपन में। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, कहा था उन्होंने। जब से सुनी तब से यही सोचती मैं बड़ी हो गई, यह सृष्टि कैसी पहेली है। ऐन युद्ध भूमि में पल पुसकर इतने सयाने हो जाते हैं शार्दूल चिड़िया के बच्चे के पंख खोल उड़ जाएं चारों दिशाओं में अच्छी किताबों के उन महान शब्दों की लय में जो कहती हैं सत्यमेव जयते। अंत में तो लेकिन सत्य ही जीतेगा, समय लगेगा। सत्य के शावक
समय लगेगा, इतनी जल्दी बाहर नहीं आते सत्य के शावक हिरण्यगर्भ से। धीरज धरो, खोने को और भी बहुत कुछ है, जैसे अना, they also serve who only stand and wait। करना तुम घोर प्रतीक्षा करना, सोचती हूँ आज ये भी, भीतर बाहर यानी दुनिया के सब मोर्चों पर आग सी लगी है। जब शांति कहीं होगी तो होगी उस माँ चिड़िया के दिल में, जिसके बच्चे बच गए, हालांकि कब तक ये वो नहीं जानती, लेकिन एक फरियाद लिए होठों पर लगातार उड़ी जा रही है, उल्टी हवाओं के खिलाफ। से नो टू वॉर। युद्ध में, दंगों में, आतंक में जो भी मरे, जिस पक्ष से मरे, होते हैं वे किसी माँ के ही लाडले। हर विपक्षी एक पक्षी है, संधि पत्र है गीत सारे, बस सबके गीतों की भाषा अलग है, जो सीखी समझी जा सकती है थोड़े उपक्रम से। खग बनके खग जाने खगही की भाषा, इस पर ही टिकी हुई है हर देश हर कौम की आशा। मैम अभी आपके 9 मिनट और शेष हैं। मैं एक कविता पुरानी सुनाती हूँ, लेकिन मैम आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं इसमें बीच में खलल नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं बताएं। आपने जो पहली कविता पढ़ी उसमें एक शिकायत नजर आई, और मुझे ऐसा लगा कि वो शिकायत हर पुरुष कौम से है। नहीं, शिकायत नहीं है, ये आईना दिखाने की कोशिश है। जैसे बचपन में क्या हो गया है ना, शिक्षा दीप स्त्री जो ध्रुव स्वामिनी की स्थिति में आ गई है, और समाज रामगुप्तों का है, चंद्रगुप्त अभी बन रहे हैं, नए पुरुष नए ढंग में अभी गढ़े जा रहे हैं। और मैं पहले भी कहीं कह चुकी हूं कि विद्यापति की एक पंक्ति है जिसमें मतलब लड़की तो 8, 10, 16 बरस की है, लेकिन उसकी शादी करा दी गई है 2 बरस के लड़के से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ज्यादातर स्त्रियां अपने पति को घर का सबसे छोटा और जिद्दी बच्चा मानकर पाल रही हैं। और विद्यापति ने जो कहा था, पिया मोर बालक हम तरुणी, पिया लेली गोदक चलली बाजार, तो उसी भाव में नया पुरुष ढला जा रहा है। थोड़ा सा आईना दिखा के, जहां नाक से, अगर हम जब किसी को पालते हैं तो जो भी मुंह पे गंदगी होती है नाक से निकलती है, कहीं से निकलती है, उसको हम अपने आंचल से पोंछ देते हैं। और संस्कार मार्जन जो एक शब्द है, भूल गए हैं। ये बाजार का भी प्रभाव है, ये और तरह के परिस्थितिगत विचलनों का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि पुरुष सहिष्णुता, ममता, लज्जा आदि गुणों से वंचित हैं। बस ये जो बीज बुद्धत्व के उनके भीतर दब गए हैं, उनको नर्चर करने की जरूरत है। और स्त्रीवाद इकलौता आंदोलन है जो संवाद से इन बीजों को सींच रहा है। इसको शिकायत नहीं कहना चाहिए। जैसे गालिब कहते थे, पुरहु शिकवे से ऐसे, जैसे राग से बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। ये क्रिएटिव डिस्टोर्शन है। किसी को आईना दिखाना या किसी को के संस्कार मार्जन के लिए उससे कहना कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं। ईसा मसीह ने कहा था, हे ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। तो सारे विमर्श उठे और उन्होंने कहा, अगर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें जानना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य की गरिमा से गिराकर और सिर्फ स्नेह का पात्र बना देना पुरुषों को, या दया का पात्र बना देना, ये कौन चाहेगा। सबको अपनी टक्कर का पुरुष चाहिए जिससे वो संवाद कर सके। तो हाइपर मैस्कुलिन पुरुष नहीं
और हमें भी हाइपर फेमिनिन बारबी डॉल नहीं बनना, क्या बात है ना। तो हाइपर इरिटेबिलिटी के बारे में एक चेतावनी है। और तो स्वयं समर्थ हैं, नहीं आओगे साथ तो भी ठीक है, अगर थोड़ा सा संभल जाओगे तो और अच्छा। क्या बात है मैम। जी, एक कविता, हाँ, डिमांड है। जी जी मौसिया। जी। मैं देखती सर कहाँ से आए हैं आप? उनके साथ ही हैं? अच्छा, आप स्टूडेंट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत धन्यवाद आपका। मौसियां वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सधोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने, पहली मितली की खबर पाकर। और गर्भ सहलाकर लेती हैं अंतरिम रपट, गृह चक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं भीतर तक उलझे बाल, कर देती हैं चोटी पाटी और डांटती भी जाती हैं कि पगली तू किस धुन में रहती है, कि बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं। बाल के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की, करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से और फिर हंसती हंसाती दबी सधी आवाज में बताती जाती हैं। चटनी, अचार, मूंग बड़ियां और बेस्वाद संबंध, चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे उन सारी तकलीफों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का। आंखों के नीचे धीरे धीरे जिसके पसर जाते हैं साए, और गर्भ से रिश्ते हैं जो महीनों चुपचाप खून के आंसू से, 40 के आसपास के उस अकेलेपन के काले कत्थई चकत्तों का। मौसियों के वैद्यक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा और पूरे मोहल्ले की अम्मागिरी। 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़कर अपने जीवन की कुछ जरूरी चीजें, जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की। मैम, मुझे बताया जा रहा है आपकी बुक भी है, आपकी किताब, उसके विमोचन, उसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें। वो कौन सी किताब है? कौन सी किताब? अच्छा, चलिए तालियां हो जाएं एक बार हमारे खास मेहमानों के लिए। और नारी शक्ति की बात करते हैं, स्त्रीवाद की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर नारी के अंदर वो जो ज्वाला है वो जलती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी, चलिए पुरुष नहीं बजा रहे ठीक है, महिलाओं की तो तालियां होनी चाहिए हमें, गर्ल्स। अनामिका मैम की उनके प्रतिनिधि कविताओं की यह किताब है जैसे जड़े धरती के भीतर, जिसका संपादन आदरणीय ओम निश्चल जी ने किया है। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है सर्वभाषा ट्रस्ट से और सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पर उपलब्ध भी है, तो आप लोग चाहें तो इसके बाद आइएगा वहाँ। मैम को भी, आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जैसे जड़े धरती के भीतर। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के मन में, क्योंकि मेरे पास समय है अभी लगभग 1 मिनट का है मैम,
अगर किसी को ऐसा लगता है मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो और किसी को कम वक्त दिया हो तो मैं वो 1 मिनट। लेकिन जब ये किताब ओम जी ने इसका संपादन कर ही दिया है, अंदर तो नहीं देखा, लेकिन पीछे एक कविता है अनामिका जी की, सृष्टि कविता का एक अंश है, उसका मैं पाठ करती हूँ आप सभी के लिए। सृष्टि की पहली सुबह थी वह, कहा गया मुझसे तू उजियारा है धरती का, और छीन लिया गया मेरा सूरज। कहा गया मुझसे तू बुलबुल है इस बाग का, और झपट लिया गया मेरा आकाश। कहा गया मुझसे तू पानी है सृष्टि की आंखों का, और मुझे ब्याहा गया रेत से, सुखा दिया गया मेरा सागर। कहा गया मुझसे तू बिंब है सबसे सुंदर, और तोड़ दिया गया मेरा दर्पण। अब हमें इसी दर्पण को जोड़े रखना है। अच्छा, एक चीज और बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल सर, मैं अपनी एक टिप्पणी करना चाहूंगी। इसी को कहते हैं पारखी नजर। मैंने जिसे शिकायत कहा, उन्हें इन्होंने आईना दिखाना कह दिया, और इनको एक किताब दिया, इन्होंने उसको झट से जो पकड़ के एकदम इन्होंने गा दिया। ये बहुत ही खूबसूरत है। मैम प्लीज। पहली कविता जो है वही सुना देती हूँ। जी जी। इसका शीर्षक है स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। क्या बात। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरती हुई देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची, दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल हैं ये कहानियां और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियां इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। तालियां हो जाएं हमारे खास मेहमान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस मंच पर हमारे साहित्य के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।